हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम पे हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और साथ ही साथ बात किए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ठीक है, एंड SN2, जिसमें हमने सीखा था इन्वर्जन और साथ ही साथ बात हुई थी रेसिमाइजेशन की एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल सेंटर, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। आज बात करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, व्हेन अ हैलो एल्केन विद बीटा का हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is a elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है, यहाँ मैंने हैलोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इस पे भी बैलेंस करेंगे तो ठीक है। ये अब ये जो हैलोजन है, ठीक है, ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उसे बोलेंगे अल्फा, और अल्फा का नेबरिंग कार्बन एडजेसेंट द वेरी फर्स्ट नेबर इज बीटा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम करते क्या है, अल्फा से हैलोजन निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH, या क्या ले सकते हैं, हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको हीट करेंगे हम तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये था अल्फा कार्बन और ये था बीटा। वी हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा। थोड़ा सा एरो को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो बेस होता है, बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को ग्रैब करना, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहां लिखता हूं OH-, इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू अगर दिखा दूं तो देखिए कैसे होगा। देखिए, ये जो बेस है ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा सबसे पहले, क्योंकि बेस को बीटा H पसंद है, हाइड्रोजन पसंद है, प्रोटॉन पसंद है। तो ये बेस क्या करेगा, इस बीटा H को निकालेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ऐसे, इस बॉन्ड को, और यहीं से X लीव कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेशन होता है। तो हम देख सकते हैं देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा। जब बेस ने H लिया तो बेस के साथ क्या हो गया, H, ठीक है, और ये X- निकल गया। X- is a leaving group. OH grabs the hydrogen, it becomes H2O, and we have a double bond here. क्लियर है? तो ये कहानी है इस पेज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एल्किल हैलाइड है, हमने इस रिएक्शन को अल्कोहलिक KOH के साथ कराई है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन को निकालेंगे। दिस इज हैलोजन अल्फा। अब देखिए इससे दो बीटा जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे, लेफ्ट में CH3 है, राइट में CH2 है।
तो हम मान लीजिए इसको बोलते हैं बीटा 1, तो ये वाला हो जाता है बीटा 2। तो इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। एक बार डबल बॉन्ड आएगा अल्फा और बीटा 1 के बीच, और दूसरा आएगा अल्फा और बीटा 2 के बीच। तो अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की ड्राइंग करूं तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं अल्फा बीटा 1 के बीच डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये है प्रोडक्ट ए, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा 1। और अगर मैं बीटा 2 की बात करूं तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिले। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। देखिए, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जिस पर कार्बन चेन ज्यादा हो, जैसे ये देखिए, इस डबल बॉन्ड पे हमें दो कार्बन चेन मिल रहा है, एक राइट में CH3 और एक लेफ्ट में CH3। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं सिडजैफ एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिडजैफ, या जैटसेव भी बोलते हैं। अगर इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है, ये देखिए, जैटसेव या सिडजैफ। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे यहां देखिए, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसे लेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाफमैन एल्कीन। ठीक है, और जनरली ये वाला मेजर होता है, दिस इज मेजर एंड दिस वन इज अ माइनर। देख सकते हैं आप ये हमारा 2-ब्रोमोपेंटेन रिएक्टेंट था। ये हुआ अल्फा, अल्फा के दो बीटा है, बीटा 1 एंड बीटा 2, देख सकते हैं आप। तो एक बार डबल बॉन्ड जब राइट साइड में आएगा यहां पे, तो इससे ये मिला, और एक बार जब इधर आया तो ये मिला। ये कहलाएगा पेंट 2 इन, आप देख सकते हैं IUPAC। और ये बना पेंट 1 इन। 1 इन पे देखिए एक ही कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए 19% केवल आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए ये मेजर बन रहा है 81%। ठीक है, नीचे बात की गई है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की। जैसे कोई स्पीसीज है हमारे पास, तो वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर वही स्पीसीज बल्की हो, बड़ा हो, जैसे मैं अगर ये ले लूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अब ये बल्की है। बल्की का मतलब नॉर्मली अगर 2 कार्बन या उससे ज्यादा का हमारे पास होगा स्पीसीज, तो उसे हम एज अ बेस की तरह ज्यादा ट्रीट कराएंगे, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये एक बेस की तरह जो है ज्यादा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके लिए होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, बल्कि इन साइज है तो ये एज अ बेस ज़्यादा बिहेव करेगा। और आप जानते हो अगर कोई चीज़ बेस की तरह है तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगी। ठीक है, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। आइए पढ़ते हैं इसको। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, इट इज अ रेस दैट इज won by the fastest runner. A collection of molecules tend to by large what is the easiest for them. An alkyl halide with alpha hydrogen atom when reacted with a base or a nucleophile has two competing routes, SN1, SN2 and elimination. ठीक है, ये कह रहा है अगर कोई एल्किल हैलाइड है हमारे पास तो इसके पास SN1 होने के चांसेस हैं, SN2 होने के चांसेस हैं और एलिमिनेशन भी होगा। Which route will be taken up depend on the nature of, एक तो ये नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पे पहले डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास टर्शियरी एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री का तो SN1 जाएगा। अगर वही प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो SN2 और एलिमिनेशन दोनों जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल। जब कोई रिएक्शन हमारे पास हो रही है तो वो जो स्पीसीज अटैकिंग वाला होगा उसके वो स्ट्रेंथ और नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे SN1 SN2, उसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 होगा,
अगर वही वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 होगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के बनने का वेट करेगा, तब वो अटैक करेगा इन अ सेकेंड स्टेप। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बोकेटायन के बनने का वेट नहीं करेगा, वो पहले ही स्टेप में अटैक करेगा, एट द सेम टाइम लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो वो कहानी है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस की। Thus, bulkier nucleophile will prefer to act as a base। मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर कोई ग्रुप बल्कि है तो वो बेस की तरह ज्यादा होना चाहेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल। कारण क्या है? देखिए, न्यूक्लियोफाइल कहीं जाता है अटैक करने, उसको हम ले जाते हैं, है ना। अगर वो बल्कि इन साइज होगा तो उसके पास जो मूव करने की एबिलिटी होगी वो कम होगी। वो कोई भारी चीज आप आसानी से नहीं उसको मूव करा सकते हो। लेकिन एज अ बेस उसके लिए क्या है? बेस का मतलब है हाइड्रोजन को लेना, प्रोटॉन को ग्रैब करना। तो वो अपनी जगह पे रहता है एंड प्रोटॉन को खींच लेता है, ठीक है। तो इसलिए वो भारी है, बल्कि है, तो किधर जाएगा? एज अ बेस। abstract a proton rather than approach to a tetravalent carbon, primary alkyl halide will prefer SN2। हमने बात किया था SN2 रिएक्शन में अगर हमारे पास 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो वो SN2 जाएगा। अ सेकेंडरी हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस न्यूक्लियोफाइल, एंड टर्शरी हैलाइड SN1 और एलिमिनेशन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और द मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, तो बात बहुत साफ है, अगर टर्शरी होगा तो SN1 एलिमिनेशन दोनों जा सकता है। एलिमिनेशन तब जाएगा अगर ये बल्कि वाला बेस ले लो। अगर न्यूक्लियोफाइल ले लोगे छोटा वाला तो वो SN1 के थ्रू जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी ले लेंगे तो वो SN2 जाएगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर है। प्राइमरी वाला SN2 जाता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी एल्किल हैलाइड विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। सेकेंडरी वाला SN2 और एलिमिनेशन दोनों रास्ते हैं। अगेन अगर बल्कि लोगे तो वो किधर जाएगा? एलिमिनेशन। छोटा लोगे तो SN2। तो नीचे आपका SN1 वर्सेस एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन की बात कही गई है, ठीक है। हमने SN1 SN2 में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था कि अगर टर्शरी होगा तो SN1, प्राइमरी होगा तो SN2, सेकेंडरी होगा तो दोनों जा सकता है SN1 SN2। डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। अगर वो बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैं बल्कि नहीं कहूंगा। देखिए, अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे, हालांकि ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में है नहीं, टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो SN1 जाएगा। अगर हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले लें तो SN2 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले लें तो ये SN1 और SN2 दोनों दे सकता है। अब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल ले लें तो रिएक्शन होगी क्या? SN1। और अगर यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें तो क्या होगा? SN2। स्ट्रॉन्ग और वीक का पता कैसे करेंगे? देखिए, स्ट्रॉन्ग जनरली मेटल के साथ होते हैं, जैसे मैंने लिखा NaOH, है ना, KOH, RO- Na+, ये सारे देखिए आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं, निगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और लोकलाइज्ड वाला निगेटिव होना चाहिए, रेजोनेंस वाला नहीं। SN1 क्या होता है? वीक, यानी यहां लोन पेयर वाला ले लेते हैं, जैसे H2O, अमोनिया, है ना, अल्कोहल। तो ये हमारे क्या है? वीक वाले हैं। तो ये SN1 SN2 दोनों दे सकते हैं, मतलब वीक SN1, स्ट्रॉन्ग SN2। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अब आती है बात रिएक्शन विद मेटल की। देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू गिव कार्बन मेटल बॉन्ड। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन मेटल बॉन्ड, RM, ठीक है। R का मतलब कार्बन कंटेनिंग चेन या रिंग, और M का मतलब मेटल। जैसे मैं ले लूं CH3Li, या मैं ले लूं CH3MgBr, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये भी।
ठीक है, वही बात वहां पर कही गई है। इसी रेफरेंस में इन्होंने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो है डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। R इज कॉल्ड एज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब थोड़ा सा इनकी बॉन्डिंग देख लीजिए, R और M के बीच जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके बीच जो होता है वो आयनिक। तो चार्जेस अगर मैं कहूं तो यहां देखिए Mg प्लस X माइनस और R भी माइनस। क्लियर है? कैसे कराते हैं इस रिएक्शन को, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कोई मान लीजिए छोटा सा मैंने ले लिया एल्किल ब्रोमाइड CH3Br, ठीक है। अब इस पर हम Mg की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मॉइस्चर को हटाने के लिए यूज में लाते हैं। अब देखिए ये जो Mg है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाएगा। बहुत आसान शब्दों में मैं सिखा रहा हूं, ऐसे। तो Mg पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब ये जो मेरा CH3 निगेटिव है, आप जानते हो किसी पे अगर पार्शियल निगेटिव है यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इट कैन बिहेव एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल में वो ज्यादा अगर अवेलेबिलिटी है एसिडिक हाइड्रोजन की सामने वाले के पास, तो वो बेस की तरह पहले बिहेव करेगा। अगर वहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जिनको हम आसानी से निकाल सकें। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है इसको बनाने की। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। मान लीजिए मैं अगर ये ले लूं, ये मेरे पास एक रिंग वाला क्लोरीन है। मैं अगर इसकी रिएक्शन Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दूं तो क्या बनेगा बताइए? कुछ नहीं करना है, Mg को क्या करिए, इस कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के बीच में लगा दीजिए। तो ये देखिए Mg और यहाँ Cl, और ये वाला जो कार्बन होगा पार्शियल निगेटिव वाला, यही मेरा बेस और न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। देखिए ऐसे हाइड्रोजन जो आसानी से आयोनाइज हो जाएं, इजीली आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, अगर जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये बहुत आसानी से बहुत आसानी से ये निकल सकता है। दूसरा टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये वाला, ये भी बहुत एसिडिक होता है, ठीक है। तीसरा एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन क्या होते हैं? जैसे इस कार्बन को मैं CH2 ऐसे लिख दूं और यहां से मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पे भी, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये एसिडिक होता है। क्लियर है? या आफ्टर एलिमिनेशन अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्लास 11th में एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी, है ना, आप पढ़े होंगे अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। जब इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, यानी अब ये हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया? एसिडिक। तो निकलने के बाद जब हम स्टेबल एनायन पा जाएं तो वो हो जाते हैं एसिडिक, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड को क्या पसंद है? जैसे ये RMgX है, तो मैंने बोला ना ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। आगे के चैप्टर्स में हम न्यूक्लियोफाइल वाला देखेंगे, यहां बट बेस वाला ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बेस है तो इसे क्या पसंद है? एसिडिक हाइड्रोजन। जिसके जिसके पास ये H+ देखेगा उसे खींच लेगा, ठीक है।
मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ देखिए वाटर के साथ दिया हुआ है तो मैं उसको करा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये CH3 MgBr है, ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन वाटर से करा दिया, तो ये था डेल्टा निगेटिव। अब ये इस प्रोटॉन को देखा और यहां से ऐसे बॉन्ड बना लिया, तो बन जाएगा CH4 यानी CH3H, ठीक है, इसे CH4 बोलेंगे। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए, MgBr है और OH है, तो MgOHBr। हमें हमेशा फोकस करना है मेजर प्रोडक्ट को, बट बोर्ड्स में आप दोनों को लिखना पड़ेगा, इसको भी और इसे भी। ऐसे ही अगर आप इसको पढ़िए तो ये क्या कहता है, वाटर, एल्कोहल एंड एमीन। तो मैं इतने वाटर से कराया, चलिए एल्कोहल से करा देते हैं, CH3OH। अगेन वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन, देख सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा, इस वाले H को ले लेगा और फिर बना देगा CH4, क्लियर है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgOCH3Br। ऐसे ही अगर एमीन के साथ रिएक्शन करा दें, अगेन वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा और बन जाएगा CH4 प्लस बाई प्रोडक्ट MgNH2Br, ठीक है। तो ये है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, थोड़ा सा मैं इसकी बात भी कर लेता हूं। एक काम करते हैं, अगले वाले में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए वुड्स रिएक्शन क्या है, ये एक एल्केन बनाने का मेथड है। अगर हम 2 मोल एल्किल हैलाइड लें और इसकी रिएक्शन हम सोडियम से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आप देख सकते हैं आगे मेंशन होगा, यस, ड्राई ईथर। देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 मोल एल्किल हैलाइड है तो पहले आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं, 1 मोल को इधर 1 मोल को इधर, बीच में सोडियम। हमने क्या किया, इतने को बाहर कर दिया, ठीक है। तो हमें देखिए अगर मैं इसको तो देखिए R और R आपस में क्या हुए, कंबाइन हो गए, क्लियर है। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं कि 2 मोल मैंने लिया CH3Br प्लस Na और यहां ड्राई ईथर, तो देखिए क्या होगा, ये दोनों जो 2 मोल CH3 हैं ये आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे और बनेगा CH3 प्लस 2 NaBr। देख सकते हैं आप, सॉरी NaBr ही केवल होगा, वहां 2 नहीं रखेंगे, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्केन बनाते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atom। यानी अगर आप 2 कार्बन से रिएक्टेंट स्टार्ट करते हो तो 4 का मिलेगा, ठीक है, 4 से करोगे तो 8 का मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, और इसमें बात की गई है रेजोनेंस इफेक्ट की। थोड़ा सा मैं देखिए, ये क्लास 11th का टॉपिक है रेजोनेंस और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मैं इसको डिस्कस करूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि अगर 12th की ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आपको 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से आनी चाहिए, जहां पर बात की गई है रेजोनेंस की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, उनके स्टेबिलिटी की। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ हो तो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरीन के पास है लोन पेयर। लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डोनर होता है, तो ये डोनेट किया इस बॉन्ड को और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, क्लियर। तो जो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा,
ये दोनों बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे। यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जब बॉन्ड पे एरो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा ए बी बॉन्ड है अगर मान लीजिए, तो अब ये ए बी बॉन्ड बन जाएगा ए डबल बॉन्ड बी। तो बॉन्ड पे एरो है, इसका मतलब डबल बॉन्ड। जहां पे क्लोरीन है वहां पे टेल है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है जब लोन पेयर इसने डोनेट किया। तो ये बना पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आगे क्या होगा, ये डीलोकलाइज करेगा रिंग के अंदर, यानी अब ये निगेटिव इसे देगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, ये नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड भी यहां होगा। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन हेलोएरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन with pi electron of the ring and the following resonance structures are possible। देखिए शुरू में ये था सिंगल बॉन्ड, पर इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस पे डबल हो जा रहा है, दिख रहा है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कम, और आपको पता है अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के कारण ये स्ट्रांग हो जा रहा है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एसएन ये होना इम्पॉसिबल है इसके लिए। ठीक है, आप देख सकते हो CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अगर आपसे कोई पूछा कि क्लोरोबेंजीन एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आंसर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके साथ, हेलोएल्केन के साथ, दिस इज हेलोएल्केन एंड दिस इज हेलोएरीन, तो ये नहीं देगा, ये दे देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, इसको ब्रेक करना आसान है कार्बन क्लोरीन को। तो ये बात हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसके 2-3 और कारण हैं, मैं पढ़ देता हूं। एक तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से बताया। देखिए ये जो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन है यहां वाला, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और अगर मैं यही हेलोएल्केन वाला ले लूं तो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। परसेंट एस करेक्टर, परसेंट एस क्या होता है भाई, जैसे मान लो sp2 का निकालना हो तो जितने s के ऑर्बिटल हैं डिवाइड बाई टोटल, s का 1, टोटल कितने 3 है ना, इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा 33.33। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 100, 1/4 इंटू 100 विच इज 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंट एस होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होता है एस, तो जितना ज़्यादा परसेंट एस होगा वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और आप जानते हो कि कोई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहेगा, रखना चाहेगा अपने पास। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, the haloalkane, the carbon atom attached to the halogen is sp3 hybridized, while in case of haloarine it is sp2 hybridized carbon with greater s character is more electronegative, hold the electron pair of electron more tightly, while sp3 hybridized haloalkane with the less s character, the CCl bond length in haloalkane is 177 pm। ये कह रहे हैं ये 177 होता है पिकोमीटर, while haloarine is just 169। ठीक है, since it is difficult to break a shorter bond than longer, haloarine are less reactive than haloalkane towards nucleophilic substitution। तो एक ये भी रीजनिंग है। तीसरा आता है
इन स्टेबिलिटी ऑफ अ फेनिल केटायन। अगर मान लो आप इसको ब्रेक भी कर देते हो, सपोज करो ये ऐसे गया और यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन था sp2। sp2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहां लिखी गई है। इन केस ऑफ हेलोएरीन द फेनिल केटायन, दिस इज कॉल्ड फेनिल केटायन। फेनिल केटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं है, एंड दैट्स वाई नो SN1। और लास्ट है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। अब ये एरीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, आप जानते हो डबल बॉन्ड है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर तुम लिए तो इस पर अटैक करना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी रिच है, तो रिच रिच के बीच क्या होगा, रिपल्सन। इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना था, तब ये जाके इस पे आता। अब आते हैं इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो क्लोरीन को हटा के OH लाना बड़ा मुश्किल काम है ना। इसे डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराई 623 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देन H+ हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां ये है कि कोई भी रिएक्शन अगर नहीं हो रही तो उसे हम ड्रास्टिक कंडीशंस पे करा सकते हैं। यानी अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा दें, तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 623 और ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जनरली 1 ATM पे होता है, तो ये 300 ATM पे बहुत ज़्यादा है। तो हम Cl को हटा के OH यहाँ पर ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें। दूसरा है, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया है कि ऐसे तो ये काम नहीं होगा, लेकिन अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग विच इज NO2, अगर हम एक NO2 लगा दें जो कि विड्रॉइंग इन नेचर है, तो क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा सा थोड़ा सा हो सकती है। टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर थोड़ा कम कर दें, तो आप देख सकते हो ये 443 केल्विन पे और ये जो है इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को इन्होंने करा दिया है। टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है एक NO2 लगाने से। ठीक है, अगर हम वही 2 NO2 कर दें तो और कम टेम्परेचर लगेगा, आप देख सकते हो आप 368 केल्विन पे। ठीक है, और आपको पता है कि क्लोरीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए आप देखोगे ये जो हमारा ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा है, ये हम सीधा इसकी क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट करा रहे हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की जगह क्या आ रहा है, OH। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, आर्थो और पैरा वाला। ठीक है, यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन आसानी से हट जाएगा, OH लग जाएगा, क्योंकि 2 NO2 हैं, दोनों विड्रॉइंग इन नेचर हैं, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर हम 3 लगा दें, जैसे तो ये देखिए ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा, केवल गर्म करने पर ही, है ना, क्लोरीन हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगी। अगली स्लाइड इन्होंने यही दे रखी है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये क्यों हो रहा है। तो मैं इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये वाला OH-, ठीक है, और क्या किया हमने, मान लीजिए यहां पे NO2 लगा दिए। देखिए ये करेगा क्या, जब OH आएगा इस कार्बन पे अटैक करने, तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, Cl
यहां पर OH, यहां निगेटिव, डबल डबल NO2 दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, क्लोरीन ये जो निगेटिव है ये रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे। इस तरीके से एक और रेजोनेंस बनेगा। आप देखिए ये NO2 के साथ भी रेजोनेंस बना सकता है, और एक यहां बनेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां। और बाद में क्या होगा, ये निगेटिव आएगा और Cl को बाहर करा देगा, लिविंग ग्रुप। कहानी ये है इसकी कि जब निगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है रिंग पे, तो जब इस पोजीशन पे आता है तो NO2 का है विड्रॉइंग नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण इस निगेटिव को स्टेबल कर रहा है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे, इसीलिए ये रिएक्शन हो जा रही है, ठीक है। और जो ये पहला अटैक हो रहा है इस कार्बन पे, ये एक स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा भी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए स्लो स्टेप है। आगे जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है, रेजोनेंस में आ रहा है निगेटिव, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। एक NO2 के कारण ये है, वो भी पैरा पोजिशंस पे। अगर मैं इसके दूसरे वाले फैक्टर पे बात करूं, इन्होंने जो दूसरा रेजोनेंस बनाया है आर्थो पे, अगर आर्थो की बात करें तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये था, आया OH आयन इस पे अटैक करने, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। तो जब ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, यहां OH, यहां पर NO2, यहां निगेटिव, यहां डबल और यहां भी डबल। अब देखिए ये NO2 फिर इस निगेटिव के पास है, विड्रॉइंग है, तो ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, और फिर ये रेजोनेंस करके यहां पे जाके फिर क्लोरीन को बाहर करा देगा। तो मैं बना देता हूं, अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये इधर आ जाएगा, जगह तो है। अब क्या होगा, NO2 यहां लगा देते हैं, ये निगेटिव जैसे इसको देगा क्लोरीन बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो NO2 है, एक बार हमने आर्थो पे लगाया और एक बार पैरा पे लगाया, तो रिएक्शन हो जा रही है, क्योंकि निगेटिव स्टेबलाइज हो जा रहा है इस NO2 के कारण, ठीक है। NO2 से जुड़े हुए कार्बन पर निगेटिव एक बार आर्थो और पैरा दोनों पे हमें दिखाई दिया। अब आते हैं थोड़ा सा मेटा वाले पे। आर्थो मेटा पैरा तो मैंने बता रखा है। सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की जो पहली नेबरिंग पोजीशन होती है उसे आर्थो बोलेंगे दोनों साइड का, उसके बाद मेटा एंड देन पैरा। मैं यहां लगाता हूं, देखिए क्या होगा, ये इस पे जब जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां हमें क्या मिला, नेगेटिव, और यहां मिला OH। अगली बार क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये ऐसे जाएगा और यहां पर निगेटिव आ रहा है, देखिए आप क्या डिफरेंस दिखा। इस बार जो निगेटिव मिला वो
इस कार्बन पे यानी NO2 से जुड़े कार्बन पे नहीं आ रहा है, बाकी आर्थो पैरा में कहाँ मिल रहा था, NO2 से जुड़े हुए कार्बन पे। तो इसीलिए ये निगेटिव स्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेटा पर हम जनरली क्या करते हैं, इसको नहीं कराते। मेटा पर हमें होता क्या है कि अगर कोई ग्रुप NO2 यानी विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजिशन पे लगे हैं तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है, यानी वहां पर मेसोमेरिक या रेजोनेंस दोनों काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण जो इफेक्ट जनरेट होता है बस वही हमें दिखेगा। यही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है कि कैन यू थिंक वाई NO2 ग्रुप सो इट्स इफेक्ट ओनली आर्थो एंड पैरा पोजिशन नॉट एट मेटा। तो बात बहुत साफ इन्होंने लिखी है, देखिए एज सोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड thus facilitates the attack of the nucleophile on haloarine. The carbanion thus formed is stabilized through resonance. लास्ट टाइम क्या है, रेजोनेंस के कारण वहां पर स्टेबलाइज हो रहा है आर्थो और पैरा पे, क्योंकि निगेटिव मेटा पे आ ही नहीं रहा है तो स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा है। इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है कि सिर्फ और आर्थो और पैरा पे ही लगते हैं। द कार्बेनायन thus formed is stabilized through resonance. The negative charge appeared at ortho and para position with respect to the halogen substituent is stabilized by NO2 group, while in case of meta-nitrobenzene, none of the resonating structure bear the negative on the carbon atom bearing the NO2 group. Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 at meta. तो जब NO2 मेटा पे लगता है तो कोई भी इफेक्ट उसका नहीं दिखेगा रिएक्टिविटी पे, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो इस कार्बन है इस पे आ ही नहीं रहा है, निगेटिव केवल और केवल डीलोकलाइज हो रहा है आर्थो और पैरा पे। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको भी पढ़ लेता हूं। बात वही है, हैलोजन का फिर से इन्होंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और क्या कह रहे हैं, देखिए हैलो एरिन अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडल क्राफ्ट रिएक्शन. Halogen atom besides being slightly deactivating is ortho-para directing. Therefore, further substitution occurs at ortho and para position with respect to the halogen atom. The ortho-para directing influence of halogen atom can be easily understood if we consider the resonance structure of nitrobenzene. यह भी हमने सीखा था जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैं ये वाला। तो देखिए ये हैलोजन है, जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो देखिए रेजोनेंस हमें एक बार मिल रहा है आर्थो पे निगेटिव और एक बार क्या मिल रहा है पैरा पे, ठीक है, फिर आर्थो पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हैलोजन ग्रुप है X तो ये क्या कर रहा है, ये आर्थो पे निगेटिव और पैरा पे निगेटिव ला रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें आर्थो और पैरा पे ज्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर है? ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट आर्थो एंड पैरा देन एट मेटा पोजिशन। फर्दर द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ, अब एक चीज और आपको बता दूं, ये जो हैलोजन होता है ये रेजोनेंस के थ्रू देता तो है, बट ये है इलेक्ट्रोनिगेटिव भी, तो इसका -I भी लगता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है डीएक्टिवेटर। क्या होता है डीएक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर होता है। और क्या होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि -I लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समव्हाट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू द बेंजीन। इसीलिए ये बेंजीन का रेट इससे फास्ट होगा हेलो बेंजीन से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डीएक्टिवेटर है और ये क्या है ना तो डीएक्टिवेटर और ना ही एक्टिवेटर।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन अकर्स स्लोली एंड रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट आते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पे। सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन। ध्यान से देखिएगा, ये है क्लोरोबेंजीन। जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन यहां से ले लेगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये ऐसे चला जाएगा और बनेगा Cl प्लस इसका इलेक्ट्रोफाइल और बनेगा AlCl4 माइनस। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के साथ बेंजीन है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए आप देखेंगे एक बार क्लोरीन लग रही है आर्थो पे और एक बार पैरा पे। आप देख सकते हो आर्थो और पैरा। जनरली पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि रिपल्सन नहीं होगा दोनों एटम्स के बीच का। आर्थो पे थोड़ा रिपल्सन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो HNO3 H2SO4 के साथ है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन। और ये NO2 कहाँ जुड़ेगा, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये डायरेक्ट करेगा कहाँ पे, एक बार आर्थो और एक बार पैरा पे। अगेन पैरा इज अ मेजर। ऐसे ही सल्फोनेशन है, यहाँ पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा एक बार आर्थो और एक बार पैरा पे। अगेन पैरा इज अ मेजर। तो जब सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है तो सल्फोनेशन, जब NO2 जुड़ेगा तो नाइट्रेशन, और जब हैलोजन जुड़ेगा तो हैलोजिनेशन। क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमिनेशन। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट है, इसकी भी कहानी कुछ उसके ही जैसे चलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये पता है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, CH3Cl AlCl3 के साथ क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो अभी हमने सीखा था, ये इसके साथ जाएगा तो बनाएगा क्या, CH3+ और AlCl4 माइनस। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है कौन, CH3+। ग्रुप है मेरा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे और एक बार पैरा पे। ठीक, पैरा इज अ मेजर एंड दिस वन इज माइनर। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे काम की बात है, जब कभी कार्बोकेटायन बनता है तो ये इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और यहाँ हम क्या चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा। रीअरेंजमेंट इज अ प्रोसेस फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटायन टू मोर स्टेबल। ग्रुप्स की शिफ्टिंग करते हैं, हाइड्रोजन की, मेथिल ग्रुप की, या किसी भी कार्बन चेन की। अगर हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है तो, क्योंकि NCERT में रीअरेंजमेंट का कोई कहीं जिक्र नहीं है तो मैं उसको कर रहा हूं स्किप। ठीक है, अगर NCERT में रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स होते तो मैं करा देता और बता भी देता। जब नीट वाली बैच चलाएंगे तो वहां मैं आपको जरूर सिखाऊंगा रिंग के भी एक्सपेंशन और उसका कॉन्ट्रैक्शन और कार्बन चेन का भी रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए एसाइलेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन है और मैंने रिएक्शन कराई CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखिए हर रिएक्शन में एक ही पैटर्न हो रहा है, क्या,
क्लोरीन जा रहा है इस AlCl3 के साथ और इलेक्ट्रोफाइल और AlCl4 माइनस हमें मिल रहा है। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल को हम कहाँ पे लगाएंगे, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं आर्थो और पैरा पे ग्रुप्स लगे हैं, पैरा अगेन मेजर। करेगी ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। वाई, क्यों? तो थोड़ा सा इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव एंड रिलीज थ्रू इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फ्रॉम द ड्यूरिंग। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्टेम को देखें इसे, तो जब इस डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो हमें क्या मिला, आर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल, आर्थो पे क्या मिला भाई, इलेक्ट्रोफाइल, आर्थो पे क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, इस क्लोरीन के पास जुड़े हुए कार्बन पे। क्योंकि क्लोरीन के दो इफेक्ट यहां लग रहे हैं, हैलोजन का दो लगेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन को विड्राइंग करेगा -I के थ्रू और एक रेजोनेंस के थ्रू देगा भी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डीस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, अटैक कर रहा है आर्थो पे, तो देखिए ये डोनेटिंग का भी यहां पर लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है, तो इससे ये स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। अगर पैरा पे भी जोड़ोगे तो पैरा पे जब जुड़ता है तो वो जो पॉजिटिव है वो रेजोनेंस करके इस क्लोरीन के बगल जुड़े हुए कार्बन पे आ जाता है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है वाया रेजोनेंस। तो देख सकते हैं थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड टू स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस and cause net electron withdrawal and thus cause net deactivation. The resonance effect tend to oppose the inductive effect for the attack at ortho-para position and hence makes the deactivation less. For ortho and para attack, reactivity is thus controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance. थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए, जब भी कभी हैलोजन लगेगा, जब भी कभी क्या होगा, हैलोजन लगेगा बेंजीन से, तो ये दो इफेक्ट शो करेगा। एक तो ये -I दिखाएगा और एक दिखाएगा +M। और डोमिनेट कौन करता है, डोमिनेट करता है -I। अब क्योंकि ये डोनेट भी कर रहा है इसीलिए ये आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है रिंग से, इसीलिए ये क्या होता है, डीएक्टिवेटर। क्या होता है, डीएक्टिवेटर, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है यहां पर कि इट बिहेव्स एज अ डीएक्टिवेटर बिकॉज ऑफ -I एंड इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब एक रिएक्शन है वुड्ज-फिटिग। हमने अभी वुड्ज रिएक्शन किया था जहां 2 मोल हमारे पास क्या थे, एल्किल हैलाइड थे। अब आ रहा है हमारे पास वुड्ज-फिटिग। तो देखिए, केवल वुड्ज हो तो एल्किल हैलाइड ले लो, अच्छा केवल फिटिग हो तो एरिल हैलाइड ले लो। देख सकते हो आप, अगर वुड्ज-फिटिग है तो वुड्ज का ले लो और फिटिग का एक ले लो, यानी एल्किल प्लस एरिल। तो वुड्ज हमने कर रखा है, फिटिग करा देते हैं पहले। फिटिग में क्या हो रहा है, 2 मोल अराइल हैलाइड, कपलिंग हो रही है, आप देख सकते हो जुड़ रहे हैं आपस में। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, दोनों एल्काइल पार्ट को, एल्काइल मतलब सॉरी यहां एराइल बोलेंगे, दोनों एराइल रिंग को आपस में क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। मैं ऐसे बना देता हूं,
बाहर कर दीजिए इसको, इतने को जोड़ दीजिए, इसको रिंग को, इन दोनों रिंग को आपस में जोड़ेंगे तो डाईफिनाइल बनेगा। इसे कहते हैं डाईफिनाइल, ठीक है। और 2 NaX बाहर। तो ये था फिटिग। वुड्ज हमने कर लिया था जहां 2 मोल एल्किल थे। अब आते हैं वुड्ज फिटिग। वुड्ज फिटिग क्या होता है आप देख सकते हो, एक है एरिल वाला, एक है एल्किल वाला। वही काम करेंगे, क्या करेंगे एक एक्स इसका निकालेंगे और एक एक्स किसका निकालेंगे, एल्काइल वाले का। दोनों को बाहर कर दीजिए और रिंग को आर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये लीजिए, ठीक है, बन गया। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। हालांकि जब मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो मैं सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। मन है आपका तो एक आध कर लेते हैं। जैसे इन द फॉलोइंग 10.2 की बात करें, अगर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1। SN1 की बात हमने कर रखी है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज फास्टर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये ऐसे है कुछ। तो ये एक टर्शरी है ना, और ये वाला क्या है, ये सेकेंडरी है। देख सकते हो आप, थोड़ा सा मैंने कार्बन चेन गड़बड़ कर दिया। ये दिस इज सेकेंडरी। तो टर्शरी में SN1 फास्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ ये ज़्यादा होगा। ऐसे ही SN1 यहाँ पे देखिए, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा और ये प्राइमरी ये देगा ही नहीं SN1, तो यही होगा, सेकेंडरी इज बेटर देन प्राइमरी। 10.9 की अगर बात करें तो ड्राई ईथर के साथ Mg हो रहा है। तो देखिए Mg पहले तो इस साइक्लोहेक्सिल रिंग में इंसर्ट करेगा। ये था ब्रोमीन और Mg। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के बीच में आएगा और ये क्या बना देगा भाई, MgBr। तो ये हो गया ग्रिगनार्ड, ये हो गया डेल्टा निगेटिव। और अगर इसको वाटर मिल गया तो एल्केन बना देगा, क्योंकि इसे बेस को हाइड्रोजन पसंद है। तो ये एल्केन बनेगा, यानी साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से, ठीक है। बाकी का आप SN2 वहाँ पे है, ट्राई कर सकते हो खुद से। प्राइमरी ज़्यादा होता है, उल्टा कर दो भाई, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ओके। तो यहाँ ये प्राइमरी है, ये है सेकेंडरी, तो ये होगा। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, तो ये होगा। ऐसे आप इसको देख सकते हो, बहुत ही इजी है ना। अच्छा, यहाँ पे दोनों क्या है, प्राइमरी है, बट यहाँ इसके पास एक थोड़ा सा ब्रांचिंग हुई बीटा कार्बन पे। जब ब्रांचिंग हो जाती है तो SN2 का अटैक थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। तो SN1 होने लगता है, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग है, स्टेरिक क्राउडिंग है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो SN2 यहाँ पर बढ़िया होगा। बाकी का मैं इसको कराऊंगा, पहले ही बता रखा है। अब पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स बचते हैं। मेरा काम होगा कि सिर्फ पॉलीहैलोजन अब बचे हुए हैं, तो मैं पॉलीहैलोजन को नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सिंटेक्स क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये है पहला चैप्टर, जो कि नेक्स्ट टर्न पे हम इसको फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।